हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज। आप लोग एकदम आखिरी तक बने रहेंगे। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए किसी परमाणु ठीक किसी परमाणु के विभिन्न कक्षों में उसके इलेक्ट्रॉन व्यवस्था को उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। उस तत्व का क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या होते हैं? भरे जाते हैं अर्थात व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अतः तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से किया जाता है। ठीक है, अर्थात तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे हम लोग दो तरीके से करते हैं, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। ठीक है, पहला हम लोग जानते हैं क्या, बोरबरी योजना के अनुसार। ठीक है, 1921 ईस्वी में क्या हुआ, कक्षकों में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भरने का वितरित करने का अर्थात भरने का नियम दिया गया। किसके द्वारा भाई? एक योजना तैयार की गई, बोरबरी योजना जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑफबाउ सिद्धांत के अनुसार, जिसमें हम लोग डायरेक्ट कक्ष में उपस्थित उप कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर सजाकर फिर हम कक्षों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरबरी योजना। ठीक है, ये आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम लोग एक विधि सीखेंगे और उसके बाद फिर सेकंड वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, आपको ऑफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित उसके इलेक्ट्रॉनों को उसके कक्षकों में ऊर्जा, उसके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, बारी बारी भरते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भैया ये क्या है, परमाणु के कक्ष हैं। ठीक, ये आपका देखिए ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, आप लोग नाभिक में जानते हैं क्या होते हैं नाभिक में। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं आप लोग को पता होगा। तो नाभिक में हमेशा याद रखिएगा कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे परमाणु के नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? ठीक है, उपस्थित रहते हैं। ठीक, और एक निश्चित संख्या में होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब आपने परमाणु संरचना पढ़ा होगा तो परमाणु संरचना में, ठीक है, बोर सिद्धांत, बोर परमाणु मॉडल पढ़ा होगा आपने, तो उसमें जाना होगा आपने कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षा में, निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में क्या होते हैं? निश्चित संख्या में होते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा वाले कक्षकों में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यह किसने बताया था भाई? तो हमारे बोर परमाणु मॉडल अर्थात बोर परमाणु संरचना में हमने ऐसा जाना है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए कि भाई परमाणुओं के क्या होती है? एक निश्चित संरचना होती है, इसको बोर परमाणु मॉडल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या है? एक निश्चित कक्षा होती है। ठीक है, देख रहे हैं इसमें। और ये देखिए, ये पहला कक्षक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, इसमें निश्चित कक्षाएं होती हैं। ठीक, और इन निश्चित कक्षाओं के निश्चित नाम होते हैं, जैसे इसको K कहते हैं। ठीक है, दूसरे को L, तीसरे को M, फिर N, फिर क्या कहते हैं? O। ठीक, और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जो क्या होती है? 2 × n के पावर 2 के बराबर होती है। 2 × n के पावर 2 के बराबर होती है। जैसे देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक, मैं यहाँ पे बारी बारी बना देता हूँ। ठीक है, यदि 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पहला कक्ष की बात है ना, तो यहाँ पे 1, n का क्या मान रखेंगे? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ×
ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया 2, अर्थात K में कितना होगा, K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो 2। कितनी होती है, 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फिर इसके बाद, ठीक, अगर हम L की बात करें, इसमें ये दूसरा कक्ष है, तो क्या करेंगे भाई, n इंटू 2 के पावर 2 बराबर में 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, और बताइए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें देखिए दूसरी कक्षा में कितनी होती है, 8 होती है। मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, इसी तरह से m की अगर हम बात करें तो m में क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 के पावर 3 के पावर, क्योंकि तीसरा कक्षा है ना, तो 3 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 तिली का 9, 9 दूनी का कितना हो गया 18। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट में बताना है तो कैसे बताएंगे हम लोग, ठीक, ये हो गया आपके पास। अगर हमको इसमें बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 4 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर कर दीजिए, 4 के पावर कितना 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी का कितना हो गया 32 हो गया। अगर इसमें की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 इंटू 5 का पावर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 5 25, 25 दूनी का 50, 25 दूनी का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50। ठीक है, तो ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए दिख रहे हैं, इसमें 18 है, इसमें 32 है, इसमें 50 है, कहां से आया, तो ये जो आया वो आया है आप लोगों का इस फार्मूला से, अर्थात किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 इंटू n के पावर 2 के बराबर होते हैं। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, 2 इंटू n के पावर 2 के ऊपर डिपेंड करती है। इससे आप किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं आसानी से, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, एकदम आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो 2 इंटू n की पावर 2 के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अर्थात n, जहां n है वो कक्षकों की संख्या है। पहला कक्ष में पूछ रहा है, दूसरा कक्ष में पूछ रहा है, तीसरा कक्ष में पूछ रहा है, या चौथा कक्ष में पूछ रहा है, जिस कक्षा में पूछेगा n का मान वही रखेंगे। तीसरा बोलेगा तो तीसरा रख देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 18, था तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन रहते कैसे। ठीक है, अब देखिए ये तो कक्ष है, इन कक्षों में क्या होते हैं, उपकक्ष होते हैं। इन कक्षों में क्या होते हैं, उपकक्ष होते हैं। ठीक, तो देखिए इन n बराबर 1 पर इनमें उपकक्ष क्या होता है, केवल s होता है। इसमें क्या होता है, s और p होता है, इसमें s p और d होता है, इसमें s p d और f होता है। ठीक है, तो बताइए s में, इसका मतलब देखिए s ऊपर स्तर है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 10 होता है, और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है 14 होता है। ठीक है, कितना होता है अधिकतम, तो 14 होता है। ठीक है, आप आसानी से बता सकते हो, अगर s में 2 होता है तो बताइए k में भी कितना रहेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। ठीक है, अब बताइए 2 इसमें और 6 इसमें, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा इसमें, बताइए तो 8। ठीक है, s में, अगर s में 2, p में आपके पास 6 और d में आपके पास 10, इन तीनों को जोड़ दोगे आप तो कितना आ जाएगा बताइए तो m में, ठीक है 18। n की बात करें तो, ठीक है, s p d f, तो सबको देखिए जोड़िए, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, सबको जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए जोड़कर 10 और ये 18, 18 के बाद कितना हो जाएगा 14, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएगा टोटल के टोटल, इसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32, देख लीजिए 14 और 6 20, 20 10 30, 30 और 2 कितना हो गया आपके पास 32। ठीक है, आसानी से इसमें रह सकते हैं। तो कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये सोडियम है, ये कितना है, ये आपके पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम है, और सोडियम में देखिए भाई इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है 11 होती है। तो इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरह से भरेंगे। ठीक है, तो बताइए आप, ये नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा, इसके पास तीसरी कक्षा, इस तरह से होगा नाभिक के चारों तरफ कक्षा। तो बताइए के कक्ष में देखिए सबसे पहले आपके पास इस सोडियम में सबसे पहले 11 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये के है, ये एल है, ये एम है,
ठीक है। तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है तो 2 भर देंगे इसमें। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है भैया L में, तो इसमें रहता है मेरे पास कितना, आपके पास 8, सॉरी इसमें रहेगा 8। अब बचा कितना मेरे पास, टोटल 11 था, तो 11 में मैंने 8 भर दिया, ठीक है। दो पहले 2 भरा फिर 8 भरा, कितना बचा है शेष, 1 बचा है, क्योंकि इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं। अब इसको 9 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथा में 32, पांचवा में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से 2, 8, इसमें कितना हो जाएगा आपके पास, तो इसमें आपको 18 होना चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन स्थानीय से इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, भर सकते हैं, ठीक है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्या, दूसरा ले लेते हैं, चलिए क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का कितना होता है आप लोग को पता होगा, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन जो होता है वो 17 होता है, ठीक है। अगर हम प्लस में ऐसे कर दें तो देखिए नाभिक की तरफ ऐसे बना दिया मैंने, मान लिया मैंने क्या, इसको K, ये L, ये M, ठीक है, KLM, इसमें 2 भर दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने 8 भर दिया। अब बताइए कितना बचा है मेरे पास, फिर कितना बचा है अभी, 2, 8, 10 हो गया, तो 7 बचा हुआ है। इसमें हम कितना अधिकतम भर सकते हैं, 18, तो 18 भर सकते हैं, इसका मतलब मेरे पास 7 है, वो आसानी से इसमें कम रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता, अगर इसमें 7 भर देंगे तो 2, 8, 7 हो गया, देखिए क्लोरीन का भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, परमाणु तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि भाई बोरवरी योजना के दौरान, क्योंकि हम लोग एक हमारे कुल तत्वों की संख्या 118 हुआ है, लगभग 118, उससे ज़्यादा भी हो चुके हैं, ठीक है। अभी जो बुक्स में है वो 118 दिया गया है, आने वाले बुकों में आपको क्या होंगे, ज़्यादा तत्व मिलेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार क्या है, तत्वों की खोज करते रहते हैं। तो 118 तत्व हैं और उन 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो भाई हम बोरवरी योजना के अनुसार उनके कुछ नियम हैं, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उन नियम को हम लोग देख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले बोरवरी योजना क्या भाई, तो परमाणुओं की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के इस वितरण को ज्ञात करने के लिए सन 1921 में वैज्ञानिक बोर और बरी ने एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे बोर-बरी योजना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बोर-बरी योजना कहते हैं, ठीक। बोर-बरी योजना के अनुसार, ठीक है, निम्न नियम का पालन करना चाहिए। निम्न नियम का पालन करना चाहिए मतलब कौन से नियम का पालन करना है भैया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किसी भी कक्ष में, ठीक है, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, किसी भी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो 2 × n के पावर 2 के ऊपर, ठीक है। इसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसी भी कक्षा में, ठीक है। अगर पहली कक्षा है अर्थात K है तो इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें L है तो इसमें 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद M है तो इसमें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला आपको नियम है कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 × n के पावर 2 के क्या होती है, बराबर होती है, 2 × n के पावर 2 के बराबर होती है। दूसरा जो नियम है, पहला तो क्लियर हो गया, जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है कि किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षा में अधिकतम 8, ठीक है, और उससे एक कक्ष पहले 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, और उससे एक कक्ष पहले 18, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी तत्व के बाह्य कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नए कक्षक का बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है। जैसे अगर यहाँ पे 18, ठीक है, अगर यहाँ पे बाह्य कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अभी इसको 18 पूरा नहीं करेंगे, पहले क्या है, एक नया कक्षक बना लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक। अर्थात नए कक्षक का बनना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले कितना भरेंगे, पहले 1, 2 करके भरेंगे, और जैसे ही बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उससे एक कक्ष पहले फिर क्या करेंगे, उससे एक कक्ष पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बटे। जैसे ही 2 होगा फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले क्या होगा, इस उसके बाद जो उसके पहले जो आपके पास कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, पहले क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, और उसके बाद फिर देखो अब क्या करेंगे, अब ये कब बढ़ेगा, ये दोनों कक्ष कब बढ़ेंगे, तो बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद, ठीक है, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद
क्या करेंगे भैया, कब इसको बढ़ाएंगे, तो एक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के बाद तीसरा देखेंगे क्या, दूसरा से, ठीक है, जो अंतिम से तीसरा कक्ष अपने नियम के अनुसार परिपूर्ण है कि नहीं, भरा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर ये अपने नियम के अनुसार परिपूर्ण है, मान लीजिए अगर ये क्या है तीसरा कक्ष, तो तीसरा कक्ष में कितना होता है 2 8 18 होता है, कितना होता है 18 होता है, तो 18 है, मान लीजिए कितना है 18 है, अपने नियम से परिपूर्ण है और यहाँ 9 हो चुका है। ठीक है, 9 हो चुका है, तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि ये चौथा में आ गया, अर्थात ये कहां तक जाएगा, पहले इसको 18 तक लेके जाएंगे, कहां तक लेके जाएंगे 18 तक, उसके बाद फिर इसको लेके जाएंगे 8 तक। ठीक है, कहेगा सर 32 तक कब जाएगा, तो 32 जाएगा। ठीक है, जैसे ही हो गया क्या 8, तो फिर इसके बाद तीसरा फिर क्या होगा, फिर नया कक्षक बनेगा 2 तक, फिर नया कक्षक बन जाएगा ना, उसके बाद 2 बनेगा, फिर देखेंगे उसके बाद क्या तीसरा कक्ष, तो अपने नियम के अनुसार ये परिपूर्ण नहीं रहेगा उस समय, और फिर से क्या करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, एक बार और देखिए, मैं दोबारा फिर से एक बार समझा दूं क्या करना है पहले नियम में आपको, कि सबसे पहले क्या, कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, ठीक है, बोर योजना के अनुसार किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू n के पावर 2 के बराबर होती है। दूसरा नियम था उनका क्या, कि जब किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 और उससे एक कक्ष पहले 18, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे ही बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, नए कक्षक का बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नए कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक बाहरी कक्ष में 2 और उससे एक कक्ष पहले 9 से ज्यादा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, जब तक कि उससे बाहरी कक्षा से तीसरा कक्ष अपने नियम के अनुसार परिपूर्ण भरा हुआ न हो। अगर भरा हुआ है तब तो क्या करेंगे, उससे पिछला वाला कक्ष जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको परिपूर्ण करेंगे, पहले 18 तक करेंगे, उसके बाद फिर आगे वाले को लेगा, फिर 8 करेंगे, फिर उसके बाद नया कक्षक बनाएंगे, फिर उसके बाद वही 18 इलेक्ट्रॉन जो होगा तीसरा कक्ष बन जाएगा, उसको नियम के अनुसार क्या करेंगे, फिर परिपूर्ण करेंगे। और यही प्रक्रिया लगातार बार बार क्या करना है, आपको करते चले जाना है। इसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आसानी से क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बारी बारी चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, नियम के अनुसार चलेंगे आसानी से। ठीक है, चलो देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बाह्य कक्ष में क्या भैया इसके परमाणु में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही 1 होती है। ठीक है, ये 1 हो गया। हीलियम, तो हम लोग जानते हैं के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, तो 2 भर देंगे आसानी से। अब आ गया लिथियम। ठीक है, तो पहली कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2, तो बताइए 3 लोग हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया 2, और एक को कहाँ भेजोगे, उसके पिछले कक्ष में। ठीक है, उसके बाद जो कक्षा आ रहा है उसमें भेजेंगे। तो बताइए 2 इसमें हो गया, तो इसमें अधिकतम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन मेरे पास है 1, इसलिए इसको क्या करेंगे, केवल यहाँ पर 1 भर देंगे। अब कब तक भरते जाएंगे, अब इसके बाद जब तक 8 नहीं होगा तब तक भरेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसमें 2 हो जाएगा, फिर इसमें भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग भर सकते हैं, लगातार भरते चलेंगे। यहाँ देखिए 5 है, ठीक है, आपके पास 5, तो इसमें क्या करेंगे 2, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास 3, जोड़ के देखिए ना, 3 और 2 क्या हो गया 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन होगा तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या है जो आपके पास जो दूसरी कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होंगे उसमें ऐसे भरे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर अगला कार्बन है, तो 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो चुके हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। उसके बाद अगले वाले में देखेंगे 8 तक भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है जगह। ठीक है, हो गया 2 भर दिए, तो बचा कितना है अभी 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है, एल में 4 हो गया, फिर 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5। क्लियर, फिर इसमें 2, फिर 6, फिर इसमें 2, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास 7, और इसके बाद ये 2, और फिर हो गया ये 8, हो गया 8। कोई दिक्कत, ठीक, आसानी से भर लिया हम लोग, 8 हो गया। अब इससे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और जब भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए भैया नया कक्षक बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब तो इसमें भरेंगे भी नहीं, तो चलते हैं हम लोग क्या, अभी 11 पे आते हैं। ठीक है, तो बताइए वहां 2 और जब भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसका वे तत्व क्या होता है, निष्क्रिय होता है, वो किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। अब आते हैं सोडियम पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, देखिए तो मेरे पास है कितना 11, तो पहली कक्षा में जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचा कितना 10, कितना आपके पास 9, तो 9 में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं परिपूर्ण, फिर बचा केवल 1,
इसमें 18 भर सकते हैं, लेकिन इसको भरेंगे हम लोग, ठीक है, पहले 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2, 8, फिर ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए ये तो भैया इसमें 8 रहता ही है, ये नियम से परिपूर्ण है, ये नियम से परिपूर्ण है, इसको हम लोग भर सकते हैं। देख लीजिए ये नियम से परिपूर्ण है क्योंकि दूसरा कक्ष है, तो 2 इंटू n के पावर 2 होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, ठीक है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, और 4 टू कितना हो जाता है 8, परिपूर्ण है। ये देखिए ये भी परिपूर्ण है, 2 इंटू n के पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर में कितना हो गया 2, परिपूर्ण है, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आसानी से बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते चले जाएंगे। कब तक भरेंगे, तो भैया पहले 8 तक भरते हैं। पहले देखिए इसको कैसे भरेंगे पहले, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, 8, 3, फिर इसके बाद ये 2 भले, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद कितना 3, ठीक है। और याद रखना जिसके बाह्य कक्ष में मैंने बताया आप लोगों को संयोजकता वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, संयोजकता मैंने बताया आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो देखिए जब भी बाह्य कक्ष में 1, 2, 3, सॉरी यहां पर आपके पास 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 4। तो जिस तत्व के बाह्य कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वे तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, ये भी बताया था मैंने। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब भी 1, 2, 3 और 4 होता है तो उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजकता भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अर्थात दोनों के दोनों सेम होते हैं जब 1, 2, 3 और 4 होता है। ये पहले वाले मैंने वीडियो में बताया है, आप लोग उसको जरूर देखें कि आपको संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं अब इसमें, तो ये क्या होगा 2, 8, कितना 5, देखिए 8, 2, 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है। फिर इसके बाद सल्फर 2, 8 बचा कितना बाबू आपके पास 2, 8, 10 हो गया, उसके बाद 6, फिर इसके बाद 2, 8 और ये हो गया क्या 7। बताइए इसकी संयोजकता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि आपको 5, 6, 7, 8 आ जाए तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा देंगे तो कितना आ गया, ठीक है। और ये क्या है, एक अधातु है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, कभी देता नहीं है। अधातु हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना स्टेप पूरा कर लेगा। फिर आर्गन बताइए इसमें 2, 8 और 8 हो गया। जैसे ही बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, नए कक्षक का बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो नए कक्ष का बनना प्रारंभ, यहाँ करेंगे 2, 8, ठीक है, 8 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1, किसका, तो पोटेशियम का, बबुआ किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। इसके बाद फिर देखिए बताइए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो पहले 2, फिर उसके बाद 8, उसके बाद फिर 8 और ये हो गया 2। अब क्या देखेंगे, अगला 21 के लिए नियम देखेंगे, क्या देखेंगे, नियम देखेंगे। तो भैया जैसे 2 हो गया तो सबसे पहले क्या होगा, जो अगला आएगा उसमें पहले इसको 9 करेंगे, उसके बाद फिर नियम देखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं देखिए, इसके लिए आ गया स्टेडियम, सबसे पहले भरिए इसको 2, 8, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना होगा 9 और इसके बाद ये क्या होगा 2, 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर 2 हो जाए तो उससे कक्ष पहले 9 करके फिर क्या करते हैं, उस बाहर से तीसरा कक्ष देखते हैं, बाहर से तीसरा कक्ष कि अपने नियम से परिपूर्ण है कि नहीं है, ठीक है। अगर परिपूर्ण रहेगा तभी इसको बढ़ाएंगे आगे, और नहीं तो फिर क्या है, आपको तीसरा वाले कक्ष को परिपूर्ण करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, 9 कर दिया तो बताइए 2 अभी परिपूर्ण है कि नहीं है, तो बताइए दूसरा कक्ष है, तो दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन है, नियम का पालन अपना किया है पूरा। इसका मतलब क्या है, हम इस 9 को आगे बढ़ा सकते हैं, 9 को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसको क्या करेंगे हम लोग 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो 10, 2, क्लियर है। फिर इसके बाद ठीक है वेनेडियम 2, 8, ठीक है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपके पास 11 और फिर ये हो जाएगा 2, एकदम करते चलना है। कब तक चलेंगे, 18 जब तक ना हो जाए तब तक, क्योंकि हम जानते हैं कि इस कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 18 होती है, तो 18 तक लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए क्रोमियम आ गया, क्रोमियम एक याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एक नियम लगता है, ठीक है। क्या है इसमें नियम, देखिए भाई आगे आप लोग को हम बताएंगे जब अभाव सिद्धांत, बस ये समझिए कभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान करोगे तो 2, 8 और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद बताइए यहाँ 12 आना चाहिए, लेकिन 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 13 लिखेंगे, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। तो बताइए एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया,
कितना हो गया 12, और इसमें का जो है बाहर में जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और इसमें एक रह गया है। तो बताइए इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 13 ही ना होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का बहुत ज्यादातर पूछता है। तो याद रखना 2 8 13 1 होता है। फिर चलिए तो ये ऐसा क्यों होता है तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि बाह्य कक्ष में इसके क्या हो जाते हैं। अभी आप उप कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ोगे ना तो ये स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ऐसा करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, पी कक्ष में जाएगा तो इसमें क्या होते हैं देखिए 1 2, ठीक है 1 2 डी में जाता है 3 और एक हो गया ये 4। इसमें सिंगल सिंगल ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4। आपके पास कितना हो गया देखिए तो डी में, तो ये 3। अब ये क्या करना चाहता है, इसको पूरा करना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन बगल से मांगता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बगल से ले लेगा और ले लेगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, सभी कक्षक भर जाते हैं, उपकक्ष भर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, इसको देखते हैं। बस ये समझ जाइए कि वो अपना क्या करता है, कक्षकों को भरने के लिए क्या करता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, चलिए फिर इसमें बात करेंगे तो इसमें तो भाई ऊपर वाला ही चलेगा 2 8। बताइए 12 के बाद क्या, 11 12 इसके बाद क्या आता है यहाँ 13, ये 2 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद फेरस का लोहा का देखिए 2 8 14, क्या करोगे 2 करोगे। फिर कोबाल्ट 2 8 15 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 2। फिर इसके बाद यहाँ 2, ठीक है 8 16 और फिर क्या हो गया ये बाबू 2। अब वही नियम जो आपने लगाया था वही नियम यहाँ पर भी। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर पे, क्रोमियम और कॉपर पे वही नियम लगाना है आपको। ठीक है, क्या चीज कि 2 8 और यहाँ पर आपको 17 होना चाहिए था नियम के अनुसार, लेकिन 17 नहीं रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा तो 17 और एक कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 18। ठीक है, और ये रह जाएगा बाबू कितना। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई जिंक का देखते हैं हम लोग, जिंक का कितना है भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जिंक का 30 होता है। तो पहले देखिए 2 8, ठीक है 2 8, फिर इसके बाद इसमें कितना हो जाएगा आपके पास देखिए तो 16 17, इसके बाद क्या आना चाहिए था 18 और बाहर में कितना रहता है 2। जोड़ के देख लीजिए 18 और 2 कितना हो जाता है 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 30। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि इनमें 21 से लेकर आप 30 तक जब भी करोगे तो उसमें क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर रखिएगा कि उसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक और नियम आपको बता दें कि जब भी 21 से लेकर आपको 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो ट्रिक देखिए उसका क्या करना है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है ना 23 का, कुछ नहीं कीजिए, आप लोग जानते हो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए लास्ट में 2। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिए क्या 2 और सबको पहले जोड़ लीजिए 8 2 10, 10 2 कितना हो गया 12, 12 इसमें से घटा दीजिए 23 में से। बताइए 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। चुपचाप बाबू यहाँ 11 लिख दीजिएगा तो 2 8 कितना हो गया 2 8 11 2। देख लीजिए 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि नहीं है 2 8 11 2। मान लीजिए आपको 25 का लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे बोलो। तो 2 8 आपको समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में पहले 2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब क्या करेंगे भैया 8 2 10, 10 2 12 घटा दीजिए कितना बच गया यहाँ 13। देख लीजिए 25 में 2 8। कब तक 21 से लेकर कहां तक भाई 30 तक कीजिएगा। तो आपको क्या करना है अंतिम में 2 8 डैश फिर 2 और उसके बाद सबको जोड़ के घटा लीजिए, घटा के जितना बचेगा उसको भर दीजिएगा तीसरी की जगह जहां फिल इन द ब्लैंक छोड़ा आपने। घुस गया समझ में, घुस गया कि नहीं घुस गया बेटा में, समझ में आ गया ना कैसे करना है। अगर डायरेक्ट करना हो तो बताइए, अगर आपको 22 का करना है तो क्या करोगे डायरेक्ट करो 2 8 डैश और उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 8 2 10 12 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू यहाँ 10। हो गया सिंपल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट में हम लोग अब 31। तो क्या देखा था हमने यहाँ पर, क्या हो चुका था 2 8 18 2 हो चुका है। ठीक, अब क्या कर सकते थे कि 18 हो गया, इसका मतलब इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। मैंने बोला था ना तीसरा अगर कक्ष परिपूर्ण है तो पहले इसको बढ़ाएंगे 9 से स्टार्ट करेंगे, इसको पहले परिपूर्ण करेंगे और करने के बाद फिर अगले वाले को 2 था उसको भी अब पूरा करेंगे। कहां तक, जब तक 8 नहीं हो जाएगा तब। तो चलिए 8 तक करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ है क्या हो जाएगा आपके पास 2, ये 8, ये हो जाएगा 18 और इसके बाद फिर क्या देखिए यहाँ पर कितना आपके पास 2, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 3 हो जाएगा। कहाँ तक लेके चलेंगे इस 3 को, जब तक इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है तब तक इसको क्या करेंगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो देखिए आपके पास 2
8 18 4 2 8 18 5 2 8 18 6, ठीक है। ब्रोमीन आ गया तो 2 8 18 7, फिर ठीक है। क्रिप्टोन आ गया तो 2 8 18 8। देखिए बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, और बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर क्या कहते हैं उसे हम लोग निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है, जिसे 18वां वर्ग में रखा गया अर्थात शून्य वर्ग में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, फिर ये क्या हो जाएगा 2 8 18, और फिर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर नए कक्ष का बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे भैया, फिर 2 8 18, फिर 8, और फिर जैसे ही बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, जो कक्ष होगा उसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 8 18, और पहले 9 कर दीजिए, इसके बाद 2। अब बताइए बाहरी कक्ष और उससे एक कक्ष पहले, ठीक है, बाहरी कक्ष में 2 से ज्यादा और उससे एक कक्ष पहले 9 से ज्यादा, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता जब तक कि उसके बाहरी कक्ष से तीसरा कक्ष अपने नियम के अनुसार परिपूर्ण भरा न हो, ठीक है। तो देख लेते भैया परिपूर्ण है कि नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया परिपूर्ण है कि नहीं। देखिए बताइए, ये 18 तीसरा कक्ष है, तीसरे कक्ष में 8 क्या होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परिपूर्ण है। इसका मतलब हम इस 9 को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग कहाँ तक बढ़ाएंगे इसको भैया, फिर 2 8 18, और ये हो जाएगा 10, और 10 के बाद ये हो जाएगा 2, और इसको कब तक लेके चलेंगे, पहले 18 तक। 18 हो जाएगा तो फिर इसको लेके चलेंगे हम लोग 8 तक, फिर नया कक्ष का बनना प्रारंभ, और नए कक्ष का बनना प्रारंभ हो जाएगा तो अंतिम में 2, तो इसको पहले 9 कर देंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको 32 तक लेकर जाएंगे। इस तरह से आराम से आप लोग 80 90 तक पहुंच जाइएगा। तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप लोग रेगुलर बने रहें हमारे साथ, आप लोगों को लगातार इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, और आपका साइंस मैथ्स, ठीक है, मजबूत होता रहेगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप से या मेरे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम पे आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा किशोर ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, हमारा वहाँ ग्रुप मिल जाएगा, और वहाँ आप लोग लगातार जुड़ जाइएगा, तो वहाँ आपको PDFs, ठीक है, वीडियोस के लिंक लगातार आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट्स के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।